तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ द मॉथमैन प्रोफेसीज मूवी को, जो कि एक अमेरिकन सुपरनैचुरल मिस्ट्री हॉरर मूवी है। ये जो फिल्म है वो एक रियल स्टोरी पर आधारित है और 1975 में आई सेम किताब के ऊपर भी बेस्ड है, जिसके ऑथर हैं जॉन नील। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मूवी जरूर पसंद आने वाली है। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन ये देखने में वर्थ होगी। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 6.4 स्टार्स आउट ऑफ 10। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं जॉन को, जो कि वॉशिंगटन पोस्ट में एज अ रिपोर्टर काम किया करता है और ये क्रिसमस का टाइम चल रहा था और उसका बॉस उसे क्रिसमस पार्टी में इनवाइट करता है, लेकिन वो ये कहता है कि उसे अपनी वाइफ मैरी के साथ घर देखने जाना है। अब वो मैरी के साथ घर देखने के लिए निकल जाता है, जो कि मैरी को बहुत पसंद आता है और जैसे हर कपल का एक सपना होता है अपना घर लेने का, तो इस बात से वो और भी ज्यादा एक्साइटेड थी कि उसका सपना पूरा होने वाला था। अब उन दोनों को ये घर काफी पसंद आता है, इसलिए जॉन उस घर को डन कर देता है, जिससे कि वो दोनों ही खुश थे। अब वो दोनों वहां से निकल जाते हैं और रास्ते में हंसी मजाक करते हुए जाते हैं, एज मैरी बहुत ही ज्यादा यहाँ पर खुश थी। लेकिन तभी उसको अपने कार के सामने कोई अजीब सा क्रीचर दिखता है, जो कि उसकी कार से टकरा जाता है और ध्यान भटकने से कार डिसबैलेंस होकर क्रैश हो जाती है। इस क्रैश में मैरी का सर कार की विंडो से लग जाता है और वो वहीं पर बेहोश हो जाती है, जिसे जॉन संभालता है, एज लकीली उसको चोट नहीं आई थी। अब हॉस्पिटल में होश आने पर मैरी बहुत ही ज्यादा डरी हुई और परेशान थी। वो जॉन से पूछती है कि क्या उसने उस चीज को देखा था, लेकिन जॉन ने कुछ भी नहीं देखा और मैरी अब बहुत ज्यादा घबराने लगती है और ये बोलती है कि उसके साथ कुछ तो गलत है। खैर अगले सीन में उसका ब्रेन स्कैन किया जाता है और ये पता चलता है कि उसको एक तरह का ट्यूमर है और इसके बारे में जॉन अपने फ्रेंड एड से बात करते हुए ये बताता है कि डॉक्टर के अकॉर्डिंग ये बहुत ही रेयर प्रॉब्लम है और ये 6 लाख में से किसी एक पर्सन को होती है और ये एक्सीडेंट से नहीं हुआ है, बल्कि ये कुछ टाइम पहले से ही मैरी को ये ट्यूमर था। यानी कि अगर ये एक्सीडेंट नहीं होता और उसका ब्रेन स्कैन नहीं होता तो ये चीज कभी पता ही नहीं चलती। खैर वो आगे ये बोलता है कि उनकी लाइफ कितनी अच्छी चल रही थी और वो अपना घर लेने वाले थे, लेकिन सडनली सब कुछ खराब हो गया, जैसे कि यूनिवर्स ने उसको खुश देखा और उसकी लाइफ खराब करने का फैसला कर लिया और वो काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और एड उसको संभालता है। अब अगले सीन में वो हॉस्पिटल में मैरी के पास होता है और वो ये बोलती है कि उसने सब कुछ खराब कर दिया और वो उससे इस चीज के लिए माफी मांगती है और बोलती है कि जॉन हमेशा खुश रहे, जिस पर जॉन उसको बताता है कि उसने कुछ भी खराब नहीं किया है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। खैर थोड़ी देर के बाद में वो एक्सीडेंट स्पॉट पर जाता है ये चेक करने की मैरी ने वहां पर क्या देखा था और एक्सीडेंट आखिर हुआ कैसे, लेकिन उसको कुछ खास समझ में नहीं आता। लेकिन शॉकिंगली कार के सामने वाले पार्ट पर वो ये नोटिस करता है कि कुछ सिंबल जैसा बना हुआ था और उतना हिस्सा बर्न्ड है, लाइक जैसे कि कोई जलती हुई चीज या फिर कोई बहुत ही गर्म चीज वहां से टकराई हो। यानी कि जो चीज मैरी ने देखी थी वो उसका भ्रम नहीं था, वहां पर वाकई में कुछ न कुछ जरूर था जिसको जॉन नहीं देख पाया। फिर अगले सीन में उसे हॉस्पिटल से कॉल आता है और वहां जाने पर उसको ये पता चलता है कि मैरी की डेथ हो चुकी है। जी हाँ, ट्यूमर की वजह से उसकी डेथ हो गई थी। अब मैरी की डेथ से वो बहुत ही ज्यादा दुखी था, लेकिन खुद को संभालने की वो पूरी कोशिश करता है। कुछ ही दिन के बाद में वो हॉस्पिटल से मैरी का सामान लेकर जाने लगता है और तभी एक वार्ड बॉय वहां पर आता है और उससे बोलता है कि वो सब कुछ जानती थी और वो एंजल्स की ड्राइंग किया करती थी। जॉन मैरी का स्केच पैड देखता है तो उसके अंदर उसने ढेर सारी अजीब से स्केच बनाए हुए थे, जैसे कि किसी मौत लाइक क्रीचर के या फिर और भी कुछ अजीब चीजें वहां पर थी, जो कि जॉन को समझ में नहीं आती। और तब तक वो वार्ड बॉय भी वहां से गायब हो जाता है, यानी कि यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही थी। खैर अब कहानी 2 साल आगे जाती है और अब जॉन मैरी की यादों के साथ ही आगे बढ़ रहा था, जहाँ पर उसका दोस्त एड उसको ये बोलता है कि उसे अब अकेले नहीं रहना चाहिए और किसी को अपने लाइफ में ले आना चाहिए, लेकिन जॉन ये सब करने से मना कर देता है, एज उसको गवर्नर का इंटरव्यू लेने जाना था तो वो अभी काफी बिजी है। बेसिकली वो इन चीजों को इग्नोर कर रहा था और वो अपनी जिंदगी में मैरी के अलावा किसी और को फिलहाल जगह देना नहीं चाहता था। अब वो रात को 1 बजे वॉशिंगटन DC से दूसरे टाउन रिचमॉन्ड जाने के लिए निकल जाता है, जहां पर उसको इंटरव्यू लेना था और रात को 1 बजे के आसपास वो निकल जाता है और लगभग 400 माइल्स आगे जाते ही एक छोटे टाउन में उसकी कार अपने आप ही बंद पड़ जाती है और उसे समझ में नहीं आता कि ऐसा कैसे हो गया, क्योंकि कार बिल्कुल सही थी। अब वो हेल्प मांगने के लिए यहाँ वहाँ घूमने लगता है और पास के ही एक घर पर हेल्प लेने के लिए जाता है और वहां पर जाकर अपनी प्रॉब्लम बताता है कि उसकी कार यहाँ पर खराब हो गई है। उसका ये कहना था कि वो कहीं पर जा रहा था, लेकिन होता यह है कि उस घर का ओनर शॉकिंगली उसे देखकर अपनी वाइफ से ये कहता है कि ये वही है और जॉन को वो पकड़कर घर के अंदर ले आता है और गन पॉइंट पर रख लेता है और वो ये कहता है कि वो जानता था कि जॉन यहाँ पर आएगा। अब इसी बीच उसकी वाइफ टाउन की पुलिस ऑफिसर कॉनी को बुला लेती है और उसके आने पर ओनर गॉर्डन स्मॉलवुड ये बोलता है कि आदमी पिछले 2 दिन से इसी टाइम 2:30 बजे उसके घर पर आता है और सेम बात बोलता है कि
उसे फोन करना है और आज वो फिर से आ चुका है। लेकिन जॉन ये कहता है कि उसे तो इस बारे में कुछ भी नहीं पता और वो वॉशिंगटन डीसी से यहाँ पर पहली बार आया है और वो तो अपने काम से यहाँ पर जा रहा था और साथ ही साथ वो कॉनी को अपनी आईडी भी दिखाता है। कॉनी अब गॉर्डन से बात करती है और वो पूरी तरह से श्योर था कि यही आदमी उसके घर पर रोज आ रहा था 2 दिन से। लेकिन जॉन यहाँ पर कुछ और ही बात बोल रहा था कि वो तो गॉर्डन को यहाँ पर जानता भी नहीं है। अब वो गॉर्डन को समझाते हुए ये बोलती है कि वो इसका पता लगाएगी। साथ ही साथ वो उसकी वाइफ डेंसी स्मॉलवुड से ये पूछती है कि क्या उसने भी इस आदमी को देखा था, जिस पर वो ये कहती है कि उसने किसी भी आदमी को नहीं देखा है कि वहाँ पर कौन आता है, लेकिन उस टाइम पर उसने 3 दिन लगातार नॉक सुनी है। अब कॉनी जॉन को लेकर वहाँ से निकल जाती है और टाउन तक लिफ्ट दे देती है और कार को वो टो करवा देगी, ऐसा वो कहती है। अब रास्ते में वो जॉन से पूछती है कि आखिर वो यहाँ पर कर क्या रहा है, जिस पर वो ये बोलता है कि वो कहीं पर जा रहा था और वो ये कहती है कि वो उसे पहचानती है, उसने टीवी पर उसको देखा है। और कॉनी का ये कहना था कि उसने कोई चोरी नहीं की है, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया है, तो उसको अरेस्ट नहीं किया जाएगा। जिस पर वो कॉनी से ये पूछता है कि उसे उस घर के ओनर से क्या खतरा हो सकता है, जिस पर वो ये कहती है कि नहीं, उसे उनसे कोई भी खतरा नहीं है क्योंकि वो लोग काफी अच्छे हैं, बस टाउन में आजकल अक्सर अजीब चीजें होती रहती हैं। खैर अब वो उसको एक मोटल के पास में छोड़ देती है और इस टाउन का नाम बताती है जो कि पॉइंट प्लेजेंट था। और मोटल में चेक इन करते टाइम जॉन टाउन के मैप को चेक करता है तो वो शॉक्ड हो जाता है क्योंकि डीसी से रिचमॉन्ड के रूट से बिल्कुल ही अलग रूट पर ये टाउन है जो कि ओहायो रिवर के किनारे पर बसा हुआ है और उसे अब ये समझ में नहीं आ रहा था कि वो यहाँ पर आखिर आ कैसे गया। अब अगली सुबह वो एड से बात करके गवर्नर के इंटरव्यू के बारे में अपडेट देता है कि वो टाइम से पहुंच जाएगा इंटरव्यू लेने के लिए। अब वो अपनी कार लेने जाता है और मैकेनिक उसको बताता है कि उसकी कार में कोई भी खराबी नहीं है और वो एकदम सही है, जो कि थोड़ी अजीब बात थी एज रात में वो अपने आप ही बंद पड़ गई थी, यानी कि वो यहाँ पर आया नहीं है बल्कि लाया गया है। अब तभी उसे पास की किसी शॉप पर वही प्रीवियस नाइट वाला घर का ओनर गॉर्डन दिखाई देता है और वो उससे बात करके रात की मिसअंडरस्टैंडिंग के बारे में माफी मांगता है, जिस पर वो ये कहता है कि कॉनी ने उससे बात करी है और वो चीजों को जाने देना चाहता है और जॉन उसे परेशान ना करे, जिस पर वो ये बोलता है कि उसे नहीं पता कि रात में वो कैसे यहाँ तक आ गया, इवन वेस्ट वर्जीनिया में भी वो कैसे आ गया उसको नहीं पता, और गॉर्डन के घर के पास आकर ही उसकी कार खराब क्यों हुई, उसे तो 1 से 2.5 तक की चीजें याद भी नहीं है, जिस पर गॉर्डन उसे पागल बोलकर वहां से चला जाता है। अब अगले सीन में आधी रात को ही जॉन गॉर्डन के घर के पास ही कार लगाकर बैठ जाता है कि तभी वहां पर कॉनी भी आ जाती है और वो पूछती है कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है, जिस पर वो ये बताता है कि वो देखना चाहता है कि आखिर इस टाइम पर गॉर्डन के घर पर आता कौन है और वो जॉन जैसा कैसे दिखता है। कॉनी उसके साथ ही बैठकर वेट करने लगती है और अब टाइम 2:35 हो जाते हैं, लेकिन वहां पर कोई भी नहीं दिखाई देता। वो अब कॉनी से पूछता है कि उसने आखिरी नाइट बोला था कि यहाँ पर अजीब चीजें होती हैं, तो उसका मतलब क्या था, जिस पर वो बोलती है कि पिछले कुछ महीनों से यहाँ के लोगों को अजीब चीजें दिखाई देती हैं और लोगों से उसका मतलब टाउन के नॉर्मल लोग नहीं बल्कि चर्च जाने वाले अच्छे लोग हैं जिनको वो हमेशा से जानती है। बेसिकली उसका ये कहना था कि अच्छे लोगों के साथ में ऐसी बुरी चीजें हो रही हैं और वो चीजें दिख रही हैं जो कि बता पाना काफी मुश्किल है। अब वो लोग कॉनी के ऑफिस में जाते हैं जहाँ पर लोगों ने जो रिपोर्ट किया था उनको वो पढ़ते हैं। अब रिपोर्ट्स में उन चीजों का डिस्क्रिप्शन था कि मौत लाइक क्रीचर, रेड आइज और ऐसा ही मैरी ने भी देखा था और कई लोगों को तो अजीब सी फीलिंग्स भी हुई है, अजीब से फोन कॉल्स आते हैं और अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। कई लोगों को इन फीलिंग्स के बाद या फिर उस चीज को देखने के बाद उनकी आंखों में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, जहां पर उनकी आंखों के आसपास चोट आ जाती है और आंखें लाल हो जाती हैं। कॉनी एक ड्राइंग दिखाती है जिसे किसी ने बनाकर उसे दिया था कि ये क्रीचर उसको दिखाई दिया, जिसको देखकर जॉन शॉक्ड हो जाता है। ऐसी ही ड्राइंग मैरी ने भी 2 साल पहले बनाई थी और वो इसके बारे में कॉनी को बताता है। अब वो लोग उसी लेडी के पास में जाते हैं जिसने उस क्रीचर को देखने के बाद ये ड्राइंग बनाई थी। वो लेडी बताती है कि रात को अचानक उसके पेड़ के पास वो मौत लाइक क्रीचर दिखाई दिया था और उसकी बड़ी लाल आंखें थी और वो कम से कम 8 फीट लंबा था, जिसको देखते टाइम वो हिल भी नहीं पा रही थी और फिर वो क्रीचर वहां से चला गया। जॉन उस ट्री को देखता है तो उस पर भी सेम वैसा ही जला हुआ मार्क था जैसे उसने अपनी कार पर देखा था, यानी कि ये बात बिल्कुल सच थी। और मैरी को भी मौत जैसा ही क्रीचर दिखा था जो कि बिल्कुल सही था। वो दोनों अब एक फायर स्टेशन चीफ जॉश के पास में जाते हैं जो कि उन्हें एक रिकॉर्डिंग सुनवाता है और बताता है कि उसे अक्सर ऐसे कॉल आते रहते हैं जिसके अंदर अजीब सी आवाजें होती हैं और कई बार किसी आदमी ने बात भी की थी लेकिन वो उसकी लैंग्वेज को समझ ही नहीं पा रहा था और वो आदमी बहुत ही जल्दी बात कर रहा था। उसने लाइन चेक करवाई, इवन नंबर तक चेंज करवा लिया और सबसे बड़ी बात कि ये नंबर किसी को भी नहीं पता था, लेकिन वो कॉल्स आना नहीं रुके। अब अगले सीन में जॉन अपने दोस्त एड से बात करता है और उसको बताता है कि वो अभी वेस्ट वर्जीनिया में ही है और उसे यहाँ पर थोड़ा और टाइम लगेगा एज वो किसी और स्टोरी पर काम कर रहा है। अब वो कॉनी के साथ एक कपल के पास में जाता है जहाँ पर बॉयफ्रेंड सीजे
ये बोलता है कि वो लोग इस सुनसान जगह पर आए थे टाइम स्पेंड करने, और तभी उनके पास कोई अजीब सी लाइट आई और कार के ऊपर उनको वो क्रीचर दिखाई दिया, और तब से सीजे की एक आंख के पास चोट है और आई रेड है, और ये तब से ठीक ही नहीं हुई, यानी कि उसको भी वो मौत जैसा ही क्रीचर दिखा था। अब रात को जॉन अपने होटल रूम में सो रहा होता है कि तभी उसे कोई ब्लैंक कॉल आती है जो उसे काफी अजीब लगता है। अब अगली सुबह वो गॉर्डन से मिलता है और वो उसे बताता है कि रात को उसकी नींद खुलने पर उसे बहुत ही तेज हेडेक हुआ था, और वो वॉशरूम में गया तब उसे मिरर में कोई अजीब सी चीज दिखाई दी थी और सिंक से कोई हाउलिंग जैसी आवाज आ रही थी। फिर उसे कुछ सुनाई दिया कि 99 मारे जाएंगे और डेनवर 9, जिसे उसने एक पेपर पर लिख लिया था, और वो आवाज सेम चीज बार बार 1 घंटे तक बोलती रही और फिर शांत हो गई। गॉर्डन वो पेपर दिखाता है जिसके अंदर उसने वो लिखा हुआ था और उस चीज को ड्रॉ किया था, तो वो मौत लाइक क्रीचर ही था। जॉन उसके ईयर को देखता है जो कि ब्लीड कर रहे थे, क्योंकि शायद उस आवाज की वजह से ऐसा हुआ होगा, और वो लोग हॉस्पिटल जाते हैं जहां पर डॉक्टर ये बताता है कि स्कैन्स में तो कुछ भी नहीं मिला और उससे सिर्फ माइग्रेन की प्रॉब्लम है, जिस पर जॉन पूछता है कि क्या ये ट्यूमर हो सकता है और ये हेलुसिनेशंस और आवाजें सुनाई देना उसकी वजह से हो सकता है, जिस पर डॉक्टर ये बोलता है कि गॉर्डन को ट्यूमर नहीं है। अब वो लोग एक कैफे में बैठे हुए थे जहां पर टीवी पर शॉकिंगली एक न्यूज आ रही थी कि फ्लाइट 9 आउट ऑफ डेनवर क्रैश हो गई है और उसके अंदर 99 यानी कि 99 लोगों की जान चली गई है, जिसे सुनकर जॉन और गॉर्डन दोनों ही शॉक्ड हो जाते हैं, एज यही तो उस वॉइस ने बोला था। अगले सीन में जॉन कॉनी के पास में होता है और उसे गॉर्डन के हेलुसिनेशंस के बारे में बताता है और सुनी हुई वॉइस की प्रेडिक्शन के बारे में बोलता है जो कि सही हो गई थी। बेसिकली ये प्रोफेसीज थी, और जॉन ये कहता है कि उसे गॉर्डन पर पूरा भरोसा है। कॉनी यहाँ पर बोलती है कि उसे भी एक अजीब सा ड्रीम आया था जहाँ पर वो किसी ओशियन में डूब रही थी और उसके आसपास ढेर सारे गिफ्ट्स हैं और उनको वो पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसके हाथ से छूट जाते हैं और वो धीरे धीरे डूबने लगती है, और ओशियन में नीचे से कोई लाइट आती है और कोई वॉइस उसके कान में विस्पर करते हुए ये बोलती है कि नंबर 37 जाग जाओ, और बस वो रियल टाइम में जाग जाती है। अगले सीन में जॉन गॉर्डन से फिर मिलता है और वो उसको बताता है कि रात को वो सीमेंट फैक्ट्री जो केमिकल प्लांट के पास है वहां से गुजर रहा था, तभी उसे बहुत अजीब सा फील हुआ और एक लाइट उसके पास में आ गई। फिर उसके पास एक अजीब सा आदमी आया जो उसे नॉर्मल ह्यूमन नहीं लग रहा था, जिसने अपना नाम इंड्रेड कोल्ड बताया था, और उसने कहा कि डरो नहीं, इस जगह का साइज इक्वेटर 300 मारे जाएंगे और वो उसका इंतजार करे, दोबारा वो उसको जरूर मिलेगा, और इतना कहकर वो वहां से चला गया। अब गॉर्डन जॉन को एक न्यूज़पेपर दिखाता है जिसके अंदर न्यूज थी इक्वाडोर की, जो कि साउथ अमेरिका में है। वहां पर अर्थक्वेक आने से 300 लोगों की जान चली गई है, और यही चीज तो इंड्रेड कोल्ड ने उसको बताई थी। खैर अगले सीन में जॉन उसी जगह पर जाकर चेक करता है तो उसे वहां पर कोई भी नहीं मिलता, लेकिन उसे 2 साल पहले का एक वाकया याद आता है कि वो वार्ड बॉय वहां पर हॉस्पिटल में था जिसने उससे बात करी थी और वो ह्यूमन जैसा नहीं था। उसके दिमाग में ऐसा आ रहा था कि शायद वो भी इंसान नहीं होगा, क्योंकि वो तभी कुछ बोलते ही अचानक से गायब हो गया था। अब वो अपने मोटल में कॉनी के साथ होता है कि तभी उसे गॉर्डन का कॉल आता है और वो बोलता है कि इंड्रेड कोल्ड अभी उसके साथ है, और जॉन तुरंत ही कॉनी को गॉर्डन के घर भेज देता है। अब वो इंड्रेड से बात करने लगता है और कॉल रिकॉर्ड करने लगता है। वो कुछ भी पूछे उससे पहले ही इंड्रेड उसे उसकी लाइफ के बारे में सब कुछ बता देता है कि जॉन कहाँ पैदा हुआ, उसके फादर कौन है, मदर कौन है एंड ऑल। जॉन उससे अब रूम के बारे में पूछने लगता है कि वो कहाँ पर है और अभी क्या कर रहा है, और वो सब कुछ एग्जैक्ट बता देता है, जिससे जॉन परेशान होकर लाइट्स ऑफ कर देता है और पर्दे ढक लेता है। लेकिन तब भी इंड्रेड उसके सारे सवालों का एकदम सही जवाब दे रहा था कि जॉन क्या कर रहा है और कहाँ पर है। अब जॉन समझ गया था कि ये सब नॉर्मल नहीं है, और वो पूछता है कि मैरी के साथ में क्या हुआ था, जिस पर वो बोलता है कि वो ढूंढने से नहीं मिलेगी और टाइम आने पर जॉन उससे मिल लेगा, और एक बहुत ही तेज अजीब सी आवाज के साथ कॉल कट हो जाती है। इधर कॉनी गॉर्डन के घर पर आती है और वो डोर ओपन करता है और वो कॉल के बारे में पूछती है, जिस पर वो ये कहता है कि वो तो काफी टाइम से सो रहा था और उसने कोई भी कॉल नहीं करी, यानी कि ये कॉल किसी और ने नहीं, किसी सुपरनैचुरल बीइंग ने ही उसकी आवाज में करी थी। खैर अगले सीन में जॉन साउंड इंजीनियर से मिलकर वो उसको रिकॉर्डिंग सुनवाता है, और इंजीनियर ये बताता है कि ये तेज आवाज इलेक्ट्रॉनिक इम्पल्स है और उस आदमी की आवाज किसी भी ह्यूमन वोकल कॉर्ड से निकलने वाली आवाज नहीं है। मीन्स वो आवाज किसी इंसान की है ही नहीं, जिसे सुनकर जॉन और शॉक्ड हो जाता है। खैर अब वो शिकागो जाता है अलेक्जेंडर लीक से मिलने, जिसने ऐसी चीजों की प्रोफेसीज पर किताब लिखी है, और जॉन ने उससे पहले भी कांटेक्ट करने की कोशिश करी थी, लेकिन उसने बात करने से मना कर दिया था। जॉन उसको वो ड्राइंग दिखाकर ये बोलता है कि आखिर ये चीज है क्या, तो अलेक्जेंडर उसे अपने ऑफिस में लेकर जाता है। वो बताता है कि द नॉक्टर्नल बटरफ्लाई है ये, जो कि एक एंशिएंट कल्चर्स के अंदर मौत को रिप्रेजेंट करता है। ये एक फॉर्म ऑफ साइकी है या फिर सोल है जो कि मॉरली ट्रैप्ड है हेल जैसे डेथ रेल्म्स में,
और इसको कहते हैं द मॉथमैन। वो आगे बताता है कि इसको देखने के 1000 से भी ज्यादा केस सामने आए थे चेरनोबिल में जब न्यूक्लियर प्लांट बंद हुआ था, और ये हम सब जानते हैं कि वहां पर एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई थी और उससे पहले ही कई बार लोगों ने दावा किया कि उन्होंने मॉथमैन को देखा है और शायद से उसने लोगों को वार्न किया था कि यहाँ पर कुछ होने वाला है। गैल्वेस्टन में 1969 के अंदर हरिकेन से पहले लोगों ने उसे देखा था, बस इसका कोई ऐसा प्रूफ नहीं है कि ये मटेरियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि ये हमारे बीच इस दुनिया में केवमैन के टाइम से ही हैं, जिनकी पेंटिंग्स केव के अंदर मिली हैं और ये हमारे एनवायरनमेंट का एक नॉर्मल हिस्सा है, बस हमारी फिजिकल रियलिटी का पार्ट नहीं है और इसका कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं है कि वो किस चीज का पार्ट है। और ये एक ऐसे समय पर दिखाई देते हैं जब कोई डिजास्टर होने वाला होता है, जिस पर जॉन ये बोलता है कि क्या ये डिजास्टर लाते हैं या फिर हमें वार्न करते हैं। तो अलेक्जेंडर ये बोलता है कि उनके मोटिवेशंस ह्यूमंस नहीं होते और मॉथमैन ने ये नोटिस कर लिया है कि जॉन उनको नोटिस कर चुका है और अक्सर इंसान उनके सबसे ज्यादा करीब तब पहुंचने लगता है जब वो खुद किसी ट्रॉमा में हो। और हम जानते हैं कि जॉन मैरी की मौत से आज तक उभर नहीं पाया था और यही रीजन है कि उसको भी मॉथमैन दिखाई दे रहा था और उसकी आवाज सुनाई दे रही थी। अब वो दोनों बाहर आकर बात करते हैं और गॉर्डन से बात करने वाले इंड्रिड कोल्ड के बारे में जॉन उनसे पूछता है, जिस पर अलेक्जेंडर ये बोलता है कि वो अलग अलग इंसानों को अलग अलग रूप में दिखते हैं, जैसे कभी इंसान, कभी मॉन्स्टर तो कभी आवाजें, जिस पर जॉन ये पूछता है कि वो ये सब जानता है, कहीं ये मॉथमैन गॉड तो नहीं है, जिस पर अलेक्जेंडर ये जवाब देता है कि एक बहुत बड़ी बिल्डिंग के ऊपर रहने वाले लोगों को रोड पर दूर तक का सब दिखता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो गॉड है। जॉन आगे ये पूछता है कि वो हमसे इतना एडवांस है तो नीचे आकर हमसे बात क्यों नहीं करते, इस पर अलेक्जेंडर बोलता है कि हम इंसेक्ट से ज्यादा एडवांस्ड हैं, हम भी तो उनसे बात नहीं करते। और वो आगे पूछता है कि पॉइंट प्लेजेंट में कितने लोगों को वो दिखाई दिया है, जिस पर जॉन जवाब देता है कि 10 से 20 लोग। और अलेक्जेंडर ये बोलता है कि वहां पर कुछ गलत होने वाला है और जॉन उस शहर से दूर रहे, जिस पर वो ये कहता है कि वो यहाँ पर लाया गया है, जिस पर अलेक्जेंडर ये कहता है कि अगर वो यहाँ पर अपने आप ही पहुंच गया है, यानी कि लाया गया है, तो सिर्फ मरने के लिए। अब जॉन वापस से पॉइंट प्लेजेंट आकर कॉनी से मिलता है और पता चलता है कि गॉर्डन को काम से निकाल दिया गया है क्योंकि उसने काम पर ही जाना छोड़ दिया था और उसकी वाइफ डनीस ने भी उसको छोड़ दिया था। कॉनी ये बताती है कि टाउन में 15 और लोगों ने मॉथमैन को देखा है और वो बाद में अलेक्जेंडर लीक के बारे में पूछती है कि उसने क्या बताया, जिस पर जॉन ये कहता है कि वो उससे मिला ही नहीं और यहाँ पर झूठ जॉन ने इसलिए बोला ताकि कॉनी परेशान ना हो जाए। अब वो गॉर्डन को ढूंढते हुए जाता है जो उसे ब्रिज पर मिलता है और वो ये कहता है कि ये सब सच है, ये आवाजें, इंड्रिड कोल्ड, सब कुछ सच है। और अब गॉर्डन को सब पागल समझने लगे हैं। जॉन अब घर आकर सो जाता है और सुबह के टाइम उसको रिसेप्शन से कॉल आता है जो कि ये कहता है कि जॉन ने विकअप कॉल करने के लिए कहा था, लेकिन जॉन ने रियल में ऐसा कुछ भी नहीं बोला, यानी कि यहाँ पर भी मॉथमैन का कुछ ना कुछ इन्वॉल्वमेंट है। खैर अब वो वॉशरूम जाता है और उसे अजीब अजीब विजन्स आते हैं कि वो अपना सर मिरर में मार रहा है और तभी उसको एक कॉल आती है। ये कॉल गॉर्डन का ही था और वो बोलता है कि इंड्रिड ने सब कुछ सच कहा था और सब कुछ रियल है और कॉल कट हो जाती है। जॉन अब परेशान होकर गॉर्डन के घर पर जाता है तो घर से कुछ ही दूरी पर उसकी लाश उसको मिलती है जो कि ठंड से मारा गया था क्योंकि वो वहीं पर बैठा रहा। और कुछ ही देर में पुलिस भी वहां पर आ जाती है और जॉन कॉनी को बताता है कि गॉर्डन ने उसे 1 घंटे पहले कॉल किया था, लेकिन कॉनी उसे एक शॉकिंग बात बताती है कि उसकी मौत तो 8 घंटे पहले ही हो गई थी, यानी कि वो जो कॉल था वो इंड्रिड कोल्ड यानी कि मॉथमैन ने ही किया था। अब अगले सीन में गॉर्डन के फ्यूनरल में जॉन से चीफ मिलते हैं और वो बताते हैं कि केमिकल प्लांट में तो कोई भी हादसा नहीं हुआ, जिस पर जॉन थोड़ा शॉक्ड होकर बोलता है कि उसे कुछ भी समझ में नहीं आया। तो वो बताते हैं कि जॉन ने ही तो 1 दिन पहले मैसेज किया था कि केमिकल प्लांट में कोई एक्सीडेंट होने वाला है, लेकिन शॉकिंगली जिसने मैसेज दिया था वो जॉन नहीं था, हालांकि उसकी आवाज जॉन जैसी थी। अब जॉन कॉनी से मिलने पुलिस स्टेशन जाता है और हमें रास्ते में उसके पास मैरी दिखाई देती है। तभी जॉन कॉनी से मिलता है और वो उसको बताती है कि कोई लेडी जॉन से मिलने आई थी और पूछ रही थी कि वो खुश है या फिर नहीं, और उसने सब कुछ खराब कर दिया। और उस लेडी का डिस्क्रिप्शन बताने पर वो मैरी से सिमिलर लगती है, जिसे जॉन सब जगह ढूंढने लगता है और कॉनी को मैरी की पिक्चर दिखाकर बोलता है कि क्या ये वही थी, जिस पर वो ये कहती है कि उसके बाल थोड़े अलग थे और वो पहचान नहीं पा रही है कि वो यही है या फिर नहीं। और अब तक जॉन काफी परेशान हो जाता है और वहां से चला जाता है। वो मोटल रूम में आता है तो उसे कॉल्स आते हैं जिसके अंदर वही अजीब सी वॉइसेस मैरी की आखिरी बातों को रिपीट कर रही थी कि उसने सब कुछ खराब कर दिया। अब जॉन रात में ही शिकागो चला जाता है और लीक से मिलकर ये पूछता है कि उसके साथ हुआ क्या था, और ये जानना जॉन के लिए काफी जरूरी है एज लीक का खुद भी एक पास्ट एक्सपीरियंस था इन चीजों से जुड़ा हुआ। वो बताता है कि एक दिन उसे आवाजें सुनाई देने लगी थी और धीरे धीरे वो आवाजें मैसेज
मैसेजेस बन गई थी जो कि प्रिडिक्शंस हुआ करते थे किसी डिजास्टर के, और वो लोगों को इसके बारे में वार्न किया करता था, लेकिन उसकी बात कोई नहीं सुनता और बाद में लोग मारे जाते थे। उसको इन्वेस्टिगेट किया गया था, ऑलमोस्ट अरेस्ट भी कर लिया गया था, और फिर उसके बीवी बच्चों ने भी उसको छोड़ दिया और उसे 4 साल मेंटल हॉस्पिटल में बिताने पड़े, जिसके बाद में उसने फैसला कर लिया था कि उन चीजों का प्रूफ खोजने से बेहतर जिंदा रहना है, और जॉन भी उन चीजों से बहुत दूर रहे, क्योंकि ऐसी सुपरनैचुरल चीजों को आप प्रूफ नहीं कर सकते। अब मोटल जाकर जॉन अपने रूम से सभी रिसर्च का सामान फेंकने लगता है, और तभी उसे कॉल आता है उसके बॉस का, जो कि उसको ये बताता है कि गवर्नर केमिकल प्लांट का टूर करने जा रहे हैं, जो कि पॉइंट प्लेजेंट में है। तो जॉन उनसे वहीं पर मिल ले और उनका इंटरव्यू ले ले। अब जॉन टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड हुई वॉइस को सुनता है, तो उसके अंदर मैसेज था कि रिवर ओहायो पर ग्रेट ट्रेजेडी होने वाली है, और जॉन समझ जाता है कि केमिकल प्लांट पर कुछ होने वाला है। अब वो कॉनी को इसके बारे में बताते हुए वार्न करता है और उसे ये भी बता देता है कि वो लीक से मिला था और उसने उसको क्या क्या बताया, और ओहायो रिवर पर केमिकल प्लांट बना हुआ है और वहां पर कोई ना कोई दिक्कत होने वाली है, और ये सारी की सारी चीजें और मॉथमैन वाली चीज बिल्कुल सच है। वो गवर्नर से भी ये सारी बातें बोलता है कि कुछ होने वाला है, लेकिन उसकी बात कोई नहीं मानता, जैसा कि लीक के साथ में हुआ था। फिर जॉन बार में बैठा हुआ था और न्यूज देखता है, जहां पर गवर्नर का टूर कंप्लीट हो गया था और कुछ भी गलत नहीं हुआ था, यानी कि इस बार मॉथमैन की प्रोफेसी सच नहीं हुई। अब उसे एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा था कि मैरी उसे फ्राइडे नून को कॉल करेगी, और तभी वो वापस वॉशिंगटन चला जाता है, जहां पर कॉनी उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं मानता। अब घर आकर वो फ्राइडे को मैरी के फोन का इंतजार करने लगता है, और कॉनी का उसे कॉल आता है जो उसको ये कहती है कि वो लोग क्रिसमस सेलिब्रेट करने वाले हैं। तो जॉन वहां पर आ जाए, जिस पर वो ये कहता है कि उसने कहा था ना कि मैरी का कॉल आएगा, जिस पर कॉनी ये कहती है कि मैरी मर चुकी है, जो कि कॉल नहीं कर सकती, और जिसका भी कॉल आएगा वो मैरी की तरह साउंड जरूर करेगा, लेकिन वो मैरी नहीं होगी। जॉन अब रोते हुए ये बोलता है कि 2 साल हो गए हैं मैरी की डेथ को, और उसे उसकी बहुत याद आती है, जिस पर कॉनी बोलती है कि हाँ आती होगी, और वो अकेला ना रहे, सबके साथ रहे और चीजें ठीक करे। मैटर ये करता है कि वो मैरी को कैसे याद रखना चाहता है, जिसका सीधा मतलब ये था कि मैरी जो उससे प्यार करती थी वो उसकी खुशी चाहती है, और फिलहाल सच ये है कि मैरी उसके साथ में नहीं है, और अगर वो चाहे तो किसी नकली साये के साथ में रह सकता है। वो आगे ये भी कहती है कि जॉन को जो ठीक लगे वो करे, और शाम को 6 बजे वो लोग सेलिब्रेशन शुरू करेंगे और 8 बजे गिफ्ट को ओपन करेंगे। अब कॉल कट होने के बाद में वो कॉनी के पास जाने के लिए रेडी होने लगता है, क्योंकि वो समझ चुका था कि क्या सही है और क्या करना चाहिए, लेकिन तभी कॉल आने लगता है, और वो उठाना तो चाहता था उस कॉल को, और वो इमोशनल भी हो जाता है, लेकिन फाइनली वो फोन को तोड़ देता है, और टूटे हुए फोन पर भी कॉल आती रहती है, जिसको वो इग्नोर कर देता है, एज वो अपने ट्रॉमा से अब बाहर आ गया था। लेकिन ये जो कॉल थी ना, वो खाली मैरी की आवाज के लिए नहीं थी, बल्कि वो उसको कुछ इंपॉर्टेंट बताना चाहती थी, जो कि ऑब्वियसली किसी और की आवाज नहीं बल्कि मॉथमैन की ही थी। अब वो पॉइंट प्लेजेंट के लिए निकल जाता है, और 6 बजने से पहले पॉइंट प्लेजेंट पहुंच भी जाता है, लेकिन आज क्रिसमस ईव का दिन था, तो ट्रैफिक बहुत ज्यादा होने से ब्रिज पर जाम लग जाता है, जिसमें कुछ ही दूरी आगे कॉनी भी फंसी हुई थी। वो कार से उतरकर चेक करने लगता है, और इसी ब्रिज पर सीजे भी फंसा हुआ था, जिसकी आज शादी थी, जिसके बारे में हमने पहले बात करी थी, जिसकी एक आंख लाल हो गई थी। अब जॉन थोड़ा नॉर्मल सब जगह देखता है कि इतने टाइम से जाम क्यों लगा हुआ है, और एक आदमी उसे बताता है कि ट्रैफिक लाइट्स अचानक ही खराब हो गई हैं। अब तभी जॉन को एक अजीब सा एहसास होता है, और तब उसको रियलाइज होता है, और वो ये देखता है कि केमिकल प्लांट तो सिर्फ ओहायो रिवर के किनारे पर है, लेकिन ये ब्रिज तो ओहायो रिवर के ऊपर ही है, और प्रिडिक्शन ये थी कि ओहायो रिवर पर एक ट्रेजेडी होने वाली है, यानी कि उसने मिसअंडरस्टूड कर लिया था उस प्रोफेसी को। जॉन अब समझ जाता है कि क्या होने वाला है, और वो सबको कार से बाहर निकालने लगता है कि तभी हम देखते हैं कि ब्रिज अचानक से टूट जाता है और हिलने लगता है, और कॉनी भी समझ जाती है और ब्रिज खाली कराने लगती है। अब कुछ लोग तो ब्रिज से निकल जाते हैं, लेकिन अब तक आधा ब्रिज टूटकर रिवर में गिर जाता है। जॉन की नजर अब कॉनी पर पड़ जाती है, और वो उसके पास जाने लगता है, लेकिन अब बाकी का ब्रिज भी टूटकर रिवर में गिर जाता है, और कॉनी अपनी कार के साथ ही रिवर के अंदर गिर पड़ती है और पानी में डूबने लगती है। जॉन उसे बचाने के लिए रिवर में जंप कर देता है, और काफी कोशिशों के बाद में कॉनी को वो बचा लेता है। जब वो पानी से बाहर आता है तो हम देखते हैं कि पानी में बहुत सारे प्रेजेंट्स तैर रहे हैं, और ऐसा ही एक ड्रीम कॉनी ने भी देखा था। खैर अब अगले सीन में पुलिस और हेल्प यूनिट वहां पर आ गई थी और पानी से लोगों को बाहर निकाल रही थी। अब चीफ जॉन को ये बताते हैं कि टोटल 36 लोगों की जान चली गई है, और अब कॉनी और जॉन को ये रियलाइज होता है कि उसके ड्रीम में वेकअप नंबर 37 का मतलब क्या था, और ये प्रिडिक्शन पूरी तरह से सही हुई थी।
जो कि द मॉथमैन उनको बता रहा था। यानी कि यहाँ पर जॉन का आना सिर्फ यही था ताकि वो कॉनी को बचा पाए। यानी कि यहाँ पर कॉनी का मरना तय था, लेकिन मॉथमैन ने इनडायरेक्टली उसकी हेल्प करी। खैर, मूवी की एंडिंग सीन में ये बताया जाता है कि द सिल्वर ब्रिज के टूटने का सही रीजन कभी पता ही नहीं चल पाया और अब दुनिया भर में मॉथमैन दिखाई दिया, लेकिन उस दिन के बाद फिर कभी भी पॉइंट प्लेजेंट में वो दिखाई नहीं दे पाया था। और बूम, इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी द मॉथमैन प्रोफेसीज मूवी की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये रियल स्टोरी पसंद आई होगी। अब बात करते हैं इसकी रियल लाइफ स्टोरी के बारे में। तो ये मूवी एक रियल कहानी के ऊपर बेस्ड है, जो कि 1975 की एक किताब के ऊपर आधारित है, जो कि जॉन नील ने लिखी थी। और वो एक पैरानॉर्मल रिसर्चर और ऑथर थे, जो कि पॉइंट प्लेजेंट में 1960s के टाइम में थे और वहां पर वो यूएफओ की स्टोरी कवर करने गए थे और उनकी मदद एक रिपोर्टर मैरी ने करी थी, जिनका कैरेक्टर कॉनी से रिप्लेस किया गया है। मूवी के अंदर दिखाई गई ट्रेजेडी यानी कि द कोलैप्स ऑफ द सिल्वर ब्रिज ऑन रिवर ओहायो सच में हुई थी 1966 और 67 के टाइम पर, और उसके अंदर 46 लोगों की जान चली गई थी। और इस ट्रेजेडी से पहले बहुत सारे लोगों ने द मॉथमैन के बारे में बताया था कि उनको वो दिखाई दिया था और इस चीज के बारे में वार्न किया था। और मूवी के अंदर दिखाई गई लगभग सारी चीजें एकदम एक्यूरेट थी, लाइक वो वॉइसेस, हेलुसिनेशन और फोन कॉल्स। बस यहाँ पर कैरेक्टर्स को थोड़ा थोड़ा चेंज किया गया है। यानी कि ये पूरी कहानी जो है ना वो बिल्कुल रियल है। और ऐसी प्रोफेसीज के बारे में काफी सारे लोग आज तक भी बताते हैं कि ऐसा होने वाला है, वैसा होने वाला है, और कुछ चीजें काफी ज्यादा सच भी हो जाती हैं। अब बात करते हैं कि आप इस मूवी को कहां पर देख सकते हैं। तो इस मूवी को आप प्राइम वीडियो पर यानी कि Amazon प्राइम पर जाकर देख सकते हो। वहां पर ये हाई क्वालिटी में अवेलेबल है और एक बार जाकर देखना जरूर, आपको देखने में काफी मजा आएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए